क्या आप जानते हैं कि वेक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन क्या होती है? इसकी जरूरत हमें किस लिए पड़ती है? किस तरह से हमें इसे करना होता है? कब इसकी जरूरत पड़ती है? किस तरह से इसे किया जाता है? अगर आप इन सब चीजों के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन इन चीजों के बारे में आप जानना चाहते हैं, अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो मेरे साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल जनरल इंस्ट्रूमेंट कंसोर्टियम जैसी एक रिप्यूटेड इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले 3 सालों से मैं इस मिशन पर निकल पड़ा हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं, उनको प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकूं। इसी सीरीज में मैं अपने यूट्यूब चैनल एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस पर प्रेशर प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, टेम्परेचर टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में मैं टेम्परेचर गेजेस, जिसमें बायोमेट्रिक डायल थर्मामीटर और गैस फील्ड डायल थर्मामीटर में कवर कर चुका हूँ। साथ ही जो टेम्परेचर एलिमेंट है उसमें मैं थर्मोकपल और आरटीडीज अपलोड कर चुका हूँ। और आज कल जिस टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है थर्मोवेल और प्रोटेक्टिंग ट्यूब के बारे में, जिसमें मैं अपने कई वीडियोस आपके लिए ऑलरेडी रिलीज कर चुका हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किया हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो है वेक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन के ऊपर। और उसमें हम टोटल 6 बातों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आ जाता है कि वेक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन होती क्या है। उसके बाद सेकंड हमारा आ जाता है कि इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है। तीसरा आ जाता है कि वेक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है। चौथा है जो हमारी वेक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन है, इसकी हमें कब जरूरत पड़ती है। पांचवा है कि ये जो वेक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन है, ये इसकी कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है, कहाँ कहाँ इसको अप्लाई किया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो कैलकुलेशन है ये हमें कौन करके दे सकता है। जो सबसे पहला टॉपिक था वेक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन का, उसको लेकर चलते हैं कि वेक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन होती क्या है। इसको हम दो पार्ट्स में आपको बताएंगे। सबसे पहला आ जाता है कि ये एक मेथड है जिसमें हम कंपेयर करते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी को वोर्टेक्स शील्ड फ्रीक्वेंसी से। ये बेसिकली हमारा वाइब्रेशन एनालिसिस मेथड है, जो हम यूज करते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि जो हमारी मैकेनिकल सेफ्टी ऑफ थर्मल हम मेंटेन कर सकें। जो हमारा दूसरा पॉइंट था वो ये था कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, तो उसमें हम आपको 5 पार्ट्स में डिवाइड करके बता रहे हैं। सबसे पहला आ जाता है कि इसका हम यूज करते हैं तब जब हमें रेजोनेंस को प्रिवेंट करना होता है, रेजोनेंस को रोकना होता है और थर्मोवेल को फेलियर से बचाना होता है। दूसरा इसका जो कारण है कि जब हमारा फ्लूइड फ्लो करता है और वो थर्मल को पास करता है, तो वहां पर वो क्रिएट करता है अल्टरनेटिव वोर्टेसिस। जो अल्टरनेट वोर्टेसिस क्रिएट हुए हैं उनको हम वोर्टेक्स शेडिंग बोलते हैं। जो अल्टरनेट वोर्टेसिस हैं वो एक साइक्लिक फोर्स जो है हमारे थर्मोवेल पर वो अप्लाई करते हैं। अगर जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वोर्टेसिस की वो मैच कर जाती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्मोवेल के साथ में, तो उसकी वजह से एक जो रेजोनेंस है वो होने लग जाता है। और जो ये रेजोनेंस है, इसकी वजह से जो हमारा फटीग फेलियर हो सकता है, जो थर्मोवेल है वो टूट सकता है। तो इन सब चीजों के लिए हमें ये वेक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। अभी हम अपने तीसरे पॉइंट के ऊपर चलते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे किस तरह से वेक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशंस को किया जाता है, और इसको हम 6 पार्ट्स में आपको बताएंगे। सबसे पहला आ जाता है कि हम इसको अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, जिसका नाम है ASME PTC 19.3, जो TW 2016 करके कहलाता है।
ये वेक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन का लेटेस्ट स्टैंडर्ड है ASME PTC 19.3, और ये जो स्टैंडर्ड है इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। इसके अंदर सबसे पहली चीज जो हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है वो वोर्टेक्स शेडिंग फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है, जिसको हम FS से शो करते हैं। उसके बाद ये इसमें जरूरत पड़ती है कि हम जो थर्मोवेल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसको कैलकुलेट करें। वो जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्मोवेल है उसको हम FN से शो करते हैं। F मतलब फ्रीक्वेंसी, N मतलब नेचुरल, ऊपर वाले में F मतलब फ्रीक्वेंसी और S मतलब वोल्टेज शेडिंग फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आ जाता है कि हमने फ्रीक्वेंसी वोल्टेज शेडिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की है और जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्मल हमने कैलकुलेट की है, हमें उसका जो रेशियो है वो देखना पड़ता है, और उसको देखने के लिए हम वोल्टेज शेडिंग फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्मल करके उसको कैलकुलेट करते हैं। जो सेफ थर्मल के लिए उसकी रेशियो है वो लेस देन 0.8 होनी चाहिए। ये लेस देन 0.8 क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो वोर्टेक्स शेडिंग फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है तो थर्मोवेल में फटीग फेलियर के या ब्रेकेज के चांसेस हो जाते हैं। तो सेफर साइड के लिए हम उसको 1 ना रख के 0.8 तक उसको लेके जाते हैं कि अगर 0.8 तक है हम ये मानते हैं कि थर्मोवेल सेफ रहेगा। लेकिन इसके लिए भी कुछ कंडीशंस रहती हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा। हमें नॉर्मली कस्टमर ऐसा ही लिख के देता है कि वो जो फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम 0.8 होनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम 0.8 होनी चाहिए। उससे कम कितनी होनी चाहिए, उसके लिए क्या कंडीशंस हैं, उसके लिए मैं आगे के आपके वीडियोस में जरूर बताऊंगा। यदि हमारा जो रेशो है वो 0.8 से ज्यादा आता है, जो फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताई वोर्टेक्स शेडिंग फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्मोवेल, अगर ये 0.8 से ज्यादा आती है तो हमें थर्मोवेल को रीडिजाइन करने की जरूरत होती है। रीडिजाइन कैसे किया जाता है इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो दिखाऊंगा। इसके बाद चलते हैं हम अपने चौथे पॉइंट पर कि हमें जो वेक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन है इसकी जरूरत कब पड़ती है। इसको जानने के लिए हम आपको 6 पार्ट्स में इसको बता रहे हैं कि कब कब हमें इसकी जरूरत पड़ती है। सबसे पहला तो तब आ जाता है कि जब हम थर्मोवेल की डिजाइन करते हैं उसी स्टेज पर हमें इसकी जरूरत पड़ती है। सेकंड हमारा आ जाता है कि जब हम रिप्लेस करना होता है थर्मोवेल, स्पेशली वहां पर जहां पे हमारी हाई फ्लो सिस्टम है उधर हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तीसरा हमारा आ जाता है कि जब हमारा हाई प्रेशर कंडीशंस होती हैं उस केस में हमें वेक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। चौथा आ जाता है कि जब हमारा हाई वेलोसिटी होती है जहां पर, वहां पर हमें इसको कैलकुलेट करके देखने की जरूरत पड़ती है। पांचवा हमारा आ जाता है कि जब हैजार्डस प्रोसेस कंडीशन होती है तब हमें इसको चेक करने की जरूरत पड़ती है, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। छठा हमारा आ जाता है कि जब हम थर्मोवेल को प्रोक्योर कर रहे होते हैं उससे पहले ही हमें जो हमारी क्रिटिकल एप्लीकेशन है उसमें इसको चेक करके देख लेना चाहिए कि हमारी वेक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट जो है वो पास हो रही है, जो हमारा थर्मोवेल का डिजाइन है वो पास हो रहा है या नहीं। चलिए पांचवें पॉइंट की तरफ चलते हैं कि जो हमारी वेक वैकेंसी है वो कहाँ कहाँ हमें अप्लाई करने की जरूरत पड़ती है, उसको भी हम 6 पार्ट्स में आपको बता रहे हैं। सबसे पहला आ जाता है कि जहां पे हमारी हाई वेलोसिटी पाइपलाइंस है वहां पर हमें इसे अप्लाई करना होता है। जहां पर पावर प्लांट्स हैं, पावर प्लांट्स में जो बॉयलर स्टीम लाइन्स हैं वहां पर हमें इसका यूज करना होता है। फिर उसके बाद जो रिफाइनरीज हैं, पेट्रोकेमिकल्स हैं या जो हमारे केमिकल प्लांट्स हैं वहां पर इसको अप्लाई करना जरूरी होता है। चौथा है कि जो हमारी ऑयल और गैस की पाइपलाइंस हैं उसमें वेक फ्रीक्वेंसी को अप्लाई करना जरूरी होता है। फिर उसके बाद जो आ जाता है कि जो हमारे फार्मास्यूटिकल रिएक्टर्स हैं उसमें भी हमें ये वेक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशंस करके देख लेना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारी हाई प्रेशर पाइपलाइंस हैं वहां पर हमें इसको
चेक करके देख लेना। अभी ये तो हमने देख लिया कि कब इसकी जरूरत पड़ती है, कहाँ इसकी जरूरत पड़ती है, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन ये जो कैलकुलेशंस हैं, वेक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशंस, हमें करके कौन देगा? उसके लिए जो 5 लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उनके बारे में आपको बता रहे हैं कि कौन कौन हमें ये परफॉर्म करके दे सकते हैं। सबसे पहला जो है हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर जो है, वो हमें ये परफॉर्म करके दे सकता है। दूसरा है जो डिजाइन इंजीनियर्स है, जो मैकेनिकल और प्रोसेस इंजीनियर है, जिसको सारे डाटा का पता है कि क्या प्रेशर है, क्या टेम्परेचर है, क्या वेलोसिटी है, क्या डेंसिटी है। वो सारी इंफॉर्मेशन जिसके पास है वो उसको कैलकुलेट करके दे सकता है। ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर जो है वो इसको कैलकुलेट करके दे सकता है। फिर उसके बाद जो आ जाता है कि जो वेंडर है, जो थर्मोवेल को सप्लाई कर रहा है, वो इसको दे सकता है। और जो मेंटेनेंस और रिलायबिलिटी इंजीनियर्स हैं, वो हमें इसको करके दे सकते हैं। नॉर्मली ये जो वेक वैकेंसी कैलकुलेशन है, ये जो यूजर है या जो प्रोक्योरमेंट करने वाले हैं, वो इसको जो सप्लायर है उसके स्कोप में रखते हैं कि आप हमें कैलकुलेशन करके दीजिए और जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है थर्मोवेल की, वो आपकी रहेगी। लेकिन उसके लिए जो कुछ डाटा है जो उसके थर्मोवेल वेक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन के परफॉर्म करने के लिए जरूरी होता है, उसको या तो जो हमारा मेंटेनेंस और रिलायबिलिटी इंजीनियर है वो देगा, या फिर ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर हमें डिजाइन इंजीनियर से लेके देगा या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर से लेके देगा। जो जो हमें डाटा चाहिए वो उसे जहां से भी प्रोवाइड करना हो वो हमें वो प्रोवाइड करके देगा अगर हम वेंडर से ले रहे हैं। और फिर उसके बाद उन पैरामीटर्स के बेसिस पर जो वेंडर है वो वेक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा एज पर एएसएमई पीटीसी 19.3 पीडब्ल्यू 2016 जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड। ये था हमारा आज का वीडियो जो हमने वेक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशंस के ऊपर आपको उसकी एक बेसिक नॉलेज देने के लिए प्रोवाइड किया था। और आज हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा है उसके बारे में हम जानते हैं। हमने उसमें 6 चीजें बेसिकली सीखी। सबसे पहला हमने सीखा कि वेक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन क्या होती है। सेकंड हमने सीखा कि क्यों इसकी जरूरत पड़ती है। तीसरा हमने सीखा कि किस तरह से इसे किया जाता है। चौथा जो हमने देखा वो कब इसकी जरूरत पड़ती है। पांचवा हमने देखा कि कब हमें वेक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन को अप्लाई करने की जरूरत पड़ती है। और छठा हमने देखा कि ये जो वेक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन है ये हमें कौन परफॉर्म करके दे सकता है। मुझे उम्मीद है आज का ये जो हमारा वीडियो था वेक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन के ऊपर, ये आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। अपने जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें जो टॉपिक लेकर आपके साथ जुड़ेंगे, वो टॉपिक का नाम है कि जो सॉल्यूशंस हैं वेक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशंस के, वो क्या हैं सारे सॉल्यूशंस जो हम दे सकते हैं जब थर्मोवेल की वेक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन फेल हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हमारी वोर्टेक्स शेडिंग फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी का रेशियो 0.8 से ज्यादा आ जाता है तो हमें उसकी रीडिजाइन की जरूरत पड़ती है। तो वो क्या क्या हमारे रीडिजाइन के लिए क्या क्या हमारे सॉल्यूशंस हैं उनको लेकर आपसे फिर मिलेंगे। आज के वीडियो के बारे में यदि आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपका वेलकम करता हूं। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे मोबाइल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जो एक बेस्ट वे है कम्युनिकेशन के लिए मेरे हिसाब से। आप हमारी ईमेल आईडी पर ईमेल भेजकर भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट पर जाकर वहां पर एक कांटेक्ट अस का फॉर्म है, उसे फिल कर कर भी आप हमारे साथ
कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें हम डील कर रहे हैं उनके बारे में भी जान सकते हैं। जल्द ही प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के अपने अगले वीडियो के साथ, जिसमें हम जो सॉल्यूशंस हैं थर्मोवेल की फ्रीक्वेंसी में फेल होने के बाद वो कौन कौन से हमारे सॉल्यूशंस हैं, उनको लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।